नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन सहज सरल और संक्षिप्त के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। पहले राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे और इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक संबंध, टिकाऊ विकास, जलवायु एवं हरित ऊर्जा सहित विविध क्षेत्रों में विस्तृत चर्चा होगी। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने रविवार को संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा बनाने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत के दौरान यूक्रेन का मुद्दा भी चर्चा में उठेगा। क्वात्रा ने कहा कि वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण है और यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ बैठक में यह विषय चर्चा के लिए आएगा। यूक्रेन संघर्ष को लेकर एक सवाल के जवाब में क्वात्रा ने कहा, इस विषय पर हमारा रुख स्पष्ट है और अनेक मंचों पर इसे व्यक्त किया गया है कि युद्ध समाप्त होना चाहिए तथा इसका समाधान बातचीत एवं कूटनीति के जरिए निकाला जाना चाहिए। उधर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को कहा कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को हमारी संस्कृति पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए तो वे इसे समझ सकेंगे। अगर किसी अन्य भाषा में दी जाती है तो पहले उन्हें भाषा सीखनी होगी और फिर वे समझेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने 100 रुपये का एक स्मारक सिक्का, एक स्मारक शताब्दी टिकट और एक स्मारक शताब्दी खंड को लॉन्च किया। इस किताब में विश्वविद्यालय की यात्रा का एक सचित्र प्रतिनिधित्व दर्शाया गया है। मौसम की जानकारी देते हैं। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में चिलचिलाती धूप से लोग परेशान हैं। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लोग भीषण गर्मी और लू से झुलस रहे हैं। वहीं आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कई हिस्सों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज और बिजली के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 1 डिग्री अधिक है। आईएमडी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद थी। आईएमडी के बुलेटिन में कहा गया है कि अगले 3 दिनों तक दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हीट वेव की स्थिति जारी रहने की उम्मीद है, जबकि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी या गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। कोविड की जानकारी। कोरोना की चौथी लहर में देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों में एक हफ्ते में नए मामले 100% की दर से बढ़े हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 3,324 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आज के आंकड़े के साथ भारत में कोरोना संक्रमितों के सक्रिय मामले बढ़कर 19,092 हो गए हैं। इस बीच 40 कोविड मरीजों की मौत की भी सूचना है। देश भर में मिल रहे नए मामलों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.2 से संक्रमित होने वालों की संख्या सर्वाधिक है। ये प्रमुख वेरिएंट है जो कोरोना की तीसरी लहर से ही सबसे ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। पीएम मोदी ने ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अभी से ही पुख्ता तैयारी करनी है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र डालते हैं। यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा है कि कीव चीन समेत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के सदस्यों से सुरक्षा गारंटी प्राप्त करने की संभावना का अध्ययन कर रहा है। चीन की सरकारी शिन्हुआ समाचार एजेंसी के साथ एक साक्षात्कार में कुलेबा ने कहा कि सुरक्षा आश्वासन पर बुडापेस्ट ज्ञापन यूक्रेन को वास्तविक सुरक्षा की गारंटी देने में विफल रहा है। कुलेबा के अनुसार जब रूस यूक्रेन से अपने सैनिकों को वापस बुलाएगा
तो यूरोप में सुरक्षा में सुधार होगा। गुड टू नो, आज मई दिवस है, यानी मे डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जिसे कुछ देशों में मजदूर दिवस के रूप में भी जाना जाता है और अक्सर मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। मजदूरों और श्रमिक वर्गों का उत्सव है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम आंदोलन द्वारा बढ़ावा दिया जाता है और हर दिन इसी प्रकार सम्मिलित होता है। आइए इसका इतिहास जानते हैं। 1889 में शिकागो में हेमाक्रिट दंगा की स्मृति में समाजवादी समूहों और ट्रेड यूनियनों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ ने श्रमिकों के समर्थन में 1 मई को एक दिन के रूप में नामित किया था। 5 साल बाद यूएस राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड श्रमिक दिवस के समाजवादी मूल से असहज श्रम दिवस बनाने के लिए कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। पहले से ही कुछ राज्यों में सितंबर के पहले सोमवार को आयोजित किया जाता था। श्रमिकों के सम्मान में आधिकारिक यूएस अवकाश कनाडा में लंबे समय तक लागू नहीं किया गया था। उधर यूरोप में 1 मई ऐतिहासिक रूप से ग्रामीण मूर्ति पूजक त्योहारों से जुड़ा था, लेकिन दिन का मूल अर्थ धीरे धीरे श्रमिक आंदोलन के साथ आधुनिक जुड़ाव से बदल दिया गया था। सोवियत संघ में नेताओं ने नए अवकाश को स्वीकार किया, यह विश्वास करते हुए कि यह यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रमिकों को पूंजीवाद के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह दिन सोवियत संघ और पूर्वी ब्लॉक देशों में एक महत्वपूर्ण अवकाश बन गया, जिसमें हाई प्रोफाइल परेड शामिल थे, जिसमें मॉस्को के रेड स्क्वायर के एक शीर्ष सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों की अध्यक्षता में कार्यक्रम का जश्न मनाया गया और सोवियत सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया जाता था। जर्मनी में 1933 में नाजी पार्टी के उदय के बाद मजदूर दिवस आधिकारिक अवकाश बन गया। 20वीं शताब्दी के अंत में सोवियत संघ के टूटने और पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट सरकारों के पतन के साथ उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मई दिवस समारोह का महत्व खत्म हो गया। दुनिया भर के दर्जनों देशों में हालांकि मई दिवस को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मान्यता दी गई है और ये श्रमिकों के समर्थन में प्रदर्शनों और रैलियों के अवसर के रूप में सेवा करते हुए पिकनिक और पार्टियों के साथ मनाना जारी रहता है। भारत में लेबर मूवमेंट कब से था? यद्यपि श्रमिक आंदोलन की उत्पत्ति 1860 के दशक में हुई थी, भारत के इतिहास में पहला श्रमिक आंदोलन 1875 में बॉम्बे में हुआ था। ये एस बंगाली के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। इसने श्रमिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की दुर्दशा पर ध्यान केंद्रित किया था। इसके कारण पहला कारखाना आयोग यानी फैक्ट्री कमीशन 1875 नियुक्त किया गया। नतीजतन पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित किया गया। भारतीय श्रमिकों के पहले संघ का श्रेय आमतौर पर 1890 में NM लोखंडे द्वारा स्थापित बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन को दिया जाता है। यह 1881 में ब्रिटिश सरकार द्वारा फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट के पारित होने के ठीक बाद की अवधि में था। सभी श्रमिक भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।